एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ध्यान से। पहला सवाल, मिस्टर आलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स हैं। हैज नॉट पेड रुपीज 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू ऑन द शेयर्स, बहुत बढ़िया। 10 लाख रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर होल्डिंग है, 80,000 रुपए नहीं दिए। कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच ड्यूज, गिव रीजन फॉर योर आंसर, राइट। अलाउड है क्या? यस। फोर्थ पॉइंट में डिविडेंड एडजस्ट कर सकते हैं। आंसर यस। एज पर क्लॉज डी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127, whether dividend is declared by the company and there remains calls in arrear or any other sum due from a member, then the dividend can be lawfully adjusted by the company against any such dues. Thus, the action of company adjusting dividend payable to Mr. Alok towards call money due on shares amounting to rupees 80,000 is justified. Therefore, no punishment is attracted for failure to pay dividend in such case. निधि कंपनी की बात करें भाई, जिन मेंबर्स को 100 रुपए या कम से डिविडेंड देना है, लॉ ने बोला टेंशन नहीं है, न्यूज़पेपर में विज्ञापन डाल दो और 3 महीने तक अपने वहां पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दो कि भाई जिस जिसको लेना है ले सकता है, कंप्लायंस माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द एजीएम ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 30 मई 2019, राइट, 30th May 2019, declared a dividend at a rate of 30% payable on an equity paid up share capital as recommended by board of director. 30% dividend देना चाहते हैं। However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan साहब, रंजन साहब को dividend warrant post नहीं किया। An equity shareholder up to 25 जुलाई 2019, बहुत ध्यान से, डिक्लेयर करा है 30 मई को, 30 मई से 30 दिन, मई से जून, जुलाई तक नहीं दिया, ओके, डिफॉल्ट होगी ना। मिस्टर रंजन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दी कंपनी, बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब कितना परसेंट मांग रहे हैं वो, 20% मांग रहे हैं। इंटरेस्ट क्या मिलेगा ना, मैक्सिमम मिलेगा 18% का। सेक्शन आंसर क्या है इसका, सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lays down the penalty for non payment of dividend within the prescribed time period of 30 days. According to this section, where a dividend has been declared by the company but has not been paid, or the dividend warrant in respect of that has not been posted within 30 days from the date of declaration of dividend, किसको, to any shareholder entitled to the payment of dividend. Every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, liable है imprisonment के लिए, 2 साल का रहना पाना फ्री है, 1,000 रुपए पर डे, एंड कंपनी के ऊपर 18% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Therefore, in the given case, रंजन साहब सक्सीड नहीं होंगे, जो वो 20% मांग रहे हैं, उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा यार, 18%। अगला सवाल, Star Computer Limited declared and paid dividend in times to all equity shareholder for the financial year 18-19 except in the following 2 cases. बेहद ध्यान से, बहुत ध्यान से। मिसेस शीला भट्ट, पूरा नाम सुनो, फीलिंग नहीं आएगी, राइट। Mrs. Sheila Bhatt holding 250 shares has mandated the company to directly deposit the dividend in her bank account. Okay, मैडम ने डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दो। The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was a difference in the surname of the payee in the bank record. उन्होंने बोला यार शीला तो होगी, भट्ट नहीं है, भट्ट। The company, however, did not inform Mrs. Bhatt about this their discrepancy. तो यहाँ गलती कर दी भाई, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई। आपको इंटीमेट करना है शेयर होल्डर को कि आपका हमने कंप्लायंस नहीं कर पाया। अगर ये लाइन है तो फिर तो समस्या है, पेनल्टी लग जाएगी। चलो एक और सवाल, डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹50,000 was not paid to the successor of late Mr. Mohan in view of the court order restraining the payment due to the family dispute about succession.
कोर्ट में भाई डिस्प्यूट चल रहा है, सक्सेसर कौन होगा, इसलिए डिविडेंड नहीं दे पाए एलआर को। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालिसिस द प्रोविजन। ठीक है भैया, पहले वाले का जवाब क्या है? सेक्शन 127 प्रोवाइड द पनिशमेंट पार्ट। ठीक है, वन ऑफ सच सिचुएशन इज, ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 की 5 सिचुएशन अट्रैक्ट नहीं होने वाली है। अरे भाई फर्स्ट केस में हमारी दूसरी सिचुएशन अट्रैक्ट होने वाली है, राइट। और इसमें फर्स्ट सिचुएशन, तो हमको क्या लिखना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है एग्जाम में, वन ऑफ सच सिचुएशन इज, फिर अपना हम लिख दें where a dividend has been given to the shareholder of the company regarding the payment of dividend, sorry, where the directions has been given to the company regarding the payment of dividend and those direction could not be complied but the non compliance was not communicated to him, ये दिक्कत है। In the given case the company has fails to communicate to the shareholder Mrs. Sheila Bhatt about non-compliance of her direction regarding payment of dividend. Hence, the penal provision 127 वाले लग जाएंगे। 2 साल का रहना खाना फ्री है, 1000 रुपए का खर्चा है पर डे का और 18% का ब्याज है। Second, section 127 inter alia provides that no offence shall be deemed to have been, अगर डिविडेंड नहीं दिया गया due to operation of law। चलो भाई खत्म बात। However, there will not be liability on the company and its director। एक और सवाल, PQ Limited declared and paid 10% dividend to a shareholder except Mr. Kumar holding 500 equity share who instructed the company to deposit the dividend amount directly to the bank account, right? सब इन्होंने भी डिस्क्रिपेंसी है, अकाउंट नंबर में समस्या है यहाँ पर, वो टैली नहीं हो रहा रिकॉर्ड से, आपने कम्युनिकेट नहीं किया। However, did not inform Mr. कुमार अबाउट देयर डिस्क्रिपेंसी, कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं किया, तो हम वही लिखेंगे कि भैया 127 में एग्जम्पशन में एक सिचुएशन है ये वाली कि अगर कोई शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दिए हैं, आपने उनका नॉन कंप्लाई मतलब आपने कंप्लाई नहीं कर पाया बट कम्युनिकेट कर दिया शेयर होल्डर को, तो कोई समस्या नहीं है। कम्युनिकेट नहीं करा, लग गई 127 की पेनल्टी, इस केस में भी लग जाएगी। Again, the BOD of next question. The BOD of Fortune Fashion Limited at a meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholder at the AGM. Okay. Thereafter, the director at another meeting of the board passes a board resolution for जो हम डिविडेंड का अमाउंट देना चाहते हैं उसको हम और कहीं फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में सब 45 दिन हो गए। द डिविडेंड वाज पेड टू शेयर होल्डर आफ्टर 45 डेज। याद रखना रूल क्या लिखा, 30 दिन में पेमेंट करना है। 30 दिन के बाद लग गई डिफॉल्ट, 15 दिन की डिफॉल्ट लग गई है, 15,000 रुपए तो वो लग गए आपके। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इज इन वायलेशन। यस बिल्कुल है भैया 127 में, राइट। 124 में क्या लिखा है, 30 दिन में देना है, नहीं दे पाए तो 7 दिन में यूडीए में ट्रांसफर करना है, वो समस्या है। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 डिविडेंड आपको डिविडेंड देना है बट नॉट पेड या वारंट पोस्ट नहीं कर पाया 30 दिन में, तो समस्या है वहां पर। इन द प्रेजेंट केस the BOD of Future Fashion Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital which was later on approved by the shareholder at the AGM. Thereafter डायरेक्टर को दूसरा मौका मिल गया, उन्होंने थोड़े पैसे ज्यादा कमा लिए, 45 दिन के तक नहीं दिया डिविडेंड, not been paid within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend. The company shall within 7 days from the date of expiry of said period of 30 days ट्रांसफर कर देगी कहां पर, आपका अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ये रहे आपके कॉन्सिक्वेंसेस। सेम कॉन्सेप्ट है भैया, 2 साल का रहना खाना फ्री है, 1000 रुपए पर डे और इंटरेस्ट कितना है यार, 18% का, ये समस्या है यहाँ पर। चलो अब हम बात करें कुछ कुछ एमसीक्यू सवाल की डिविडेंड के ऊपर, ओवरऑल पूरे के पूरे डिविडेंड के ऊपर हम बात करें, राइट। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन, rate of dividend proposed by the board may be dash by the member। क्या जो रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज किया है किसके द्वारा, प्रपोज बाय हुम, बोर्ड के द्वारा, क्या शेयर होल्डर उसको इंक्रीज, रिड्यूस्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या उस रेट को हम शेयर होल्डर इंक्रीज कम कर सकता है, दोनों कर सकता है या कुछ नहीं कर सकता, बताएं साहब क्या जवाब है आपका। हमने बात की है ऑलरेडी सबसे पहले लेक्चर में ही कि भाई आप अगर ऐसा केस हुआ, याद रखना आप रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, उसको रिड्यूस्ड कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, आप रिड्यूस कर सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हैं आपको, स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट अ एजीएम इज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। बिल्कुल सही है, तो भाई हमने पढ़ा है सेक्शन 102 को रिकॉल करें, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एक। सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट 2, द स्टेटमेंट 2 है, अ कंपनी में पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन शेयर इफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। भाई ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड क्या होता है, राइट? तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ओनली स्टेटमेंट, देखो भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now, 2A is the correct answer in that case. Question third. The dividend for any financial year can be declared or paid out of। dividend के sources क्या हैं? सेक्शन 123 को रेफर करो भाई, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर सॉरी करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट कर देना, एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन्स ऑफ एनी गारंटी, सेक्शन 123 में ये पॉइंट्स लिखे हैं, राइट? तो प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर बोले तो करंट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर और रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ए एंड बी, और बोथ ए एंड बी एंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड में सभी सही ऑप्शन है, तो 3D इज द करेक्ट आंसर। चौथा सवाल, अ कंपनी शेल नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन डैश इफ इट फेल्स टू कंप्लाई। भैया सेक्शन 73-70 ये बात करते हैं किस चीज की? क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात करते हैं किस चीज की? डिपॉजिट्स की, राइट? अगर आपने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है तो समस्या है, तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, राइट? ये समस्या है किस पे? इक्विटी शेयर होल्डर पे, याद रखना प्रेफरेंस में तो देना है। क्वेश्चन 5 की बात करें, क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर द डिविडेंड शैल बी पेड टू, पहला पॉइंट, द जॉइंट होल्डर हु इज ऑथराइज्ड बाय ऑल जॉइंट होल्डर इन दिस रिगार्ड। ऑल दी जॉइंट होल्डर, द जॉइंट होल्डर यही रहता है नॉर्मली यार, जिसका नाम पहले लिखा होगा उसको मिलता है। सी, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन डैश इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन। ओके, आपको जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है, याद रखें सेक्शन 123 का रेफरेंस भाई नेशनलाइज बैंक में 5 दिन में आपको जमा करना पड़ता है, राइट? और नेशनलाइज बैंक है या शेड्यूल बैंक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, वहां पर वर्ड लिखा है शेड्यूल बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक भी उसमें शामिल है, राइट? सो करेक्ट आंसर इज शेड्यूल बैंक, 5 डेज में आपको जमा करना पड़ेगा। चल सेवेंथ क्वेश्चन, if a company fails to transfer the unpaid unclaimed dividend to the unpaid dividend account, the company shall be liable to pay interest per at the rate per annum। कितना परसेंट? अगर कंपनी ने नहीं दिया तो कितना परसेंट आपको देना पड़ सकता है? याद रखो, अगर आपने, मतलब ये 124 वाली बात कर रहा है, राइट? 12% अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 8, any money transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid for dash from the date of transfer shall be transferred by the company along with the interest to the IEPF। 7 साल तक, सबको पता है भाई, गली गली में शोर है। क्वेश्चन नंबर 9,
all such share in respect of which dividend has not been paid or claimed for dash shall be transferred by the company in the name of IEPF, right? तो आपको कहां पर ट्रांसफर करना है? वो IEPF में ट्रांसफर करना है, राइट? 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक का है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट, ये बात करेगा 125 की, by notification authority for administration of the IEPF consisting of chairperson and such other person not exceeding, कितने बंदे? 7 पर्सन। याद रखे चार्ट्स में साफ साफ मेंशन है कि 7 से ज्यादा नहीं होंगे अथॉरिटी में। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी आपने द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन द IEPF शैल नॉट बी यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए यूज नहीं करना है? देखो भाई, रीइंबर्समेंट के लिए यूज करते हैं, रिफंड के लिए यूज करते हैं, ग्रांट और डोनेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्जर्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल, ये वाला पॉइंट है, यहां पर नहीं करना है आपको, राइट? और ये पॉइंट ए बी डी में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर अ ट्रांसफर डीड हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन, नहीं हुई, but the transfer of share has not yet been registered by the company shall pay the dividend to the registered shareholder if it is authorized by the article, nahi. Pay the dividend to the transferor if the transferee has authorized the company to do so. Transfer the dividend in relation to IEPF और transfer in relation to कौन से अकाउंट में? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। याद रखना ये वाला पॉइंट सही है। ट्रांसफरर बोलेगा ट्रांसफरी को दे दो, बी पॉइंट अलग बात कर रहा है। बी क्या बोल रहा है? ट्रांसफरी बोल रहा है, ट्रांसफर दे दो, गलत है, राइट? सो 12D इज द करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, where a transfer deed has been delivered to the company for registration but transfer of shares has not been registered by the company, any offer of right shares, ना ये गलत है, ये गलत है, shall remaining pending, right? एबियंस वाला सवाल, राइट? तो आपको यहां पर ये रखना है संभाल कर। 14th क्वेश्चन, द डिविडेंड शैल बी पेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ, ऑप्शन क्या है? 30 दिन डिक्लेरेशन, 7 दिन डिक्लेरेशन, ना 30 दिन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन से लायबिलिटी बनती है, रिकमेंडेशन से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, डिविडेंड अदर देन इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय ए बोर्ड, बी मेंबर, सी either A और B और D both A and B, right? B क्या है आपका? मेंबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर मनन, a member of Moksha Limited has given directions to the company regarding payment of dividend, but those directions could not be complied with. Consequently, dividend could not be paid to Mr. Manan. Consider the following statements. बहुत ध्यान से। ओके, कंप्लायंस नहीं करा, कंसीडर करें, डिविडेंड कुड नॉट बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Statement 1, Moksha Limited has contravened the provision of section 127 and therefore liable for a penalty under section 127. कम्युनिकेट नहीं करा तो समस्या है यार, राइट? स्टेटमेंट 2, in case a company contravenes the provision 127 liable for an interest of 12% कहाँ लगता है भाई? तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चले क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान से पढ़ें। द बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट 2 क्या बोला? द बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर for which the interim dividend is sought to be declared. Third statement, the board may declare interim dividend out of profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. Statement 4, the board may declare interim dividend out of, मतलब ये बात कर रहा है पूरी की पूरी interim dividend कि भाई interim dividend आपको declare कब करना है? दो AGM के बीच में, AGM कंप्लीट होने के बीच में। तो अगर अपन देखें ये रिजर्व वाला तो काम खत्म ही है, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सो आपका 17 का सी बिल्कुल सही है
कि बोर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो सरप्लस दिख रहा है। बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम डिक्लेयर करने वाले हैं, या जो उस क्वार्टर के पहले तक का जो प्रॉफिट है उसमें से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस अप टू डैश, इंटरिम डिविडेंड की बात करें, जिस क्वार्टर में आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले उसके पहले तक लॉस है, ये कंसेप्ट है 123 में। If a company has incurred loss up to dash immediately preceding the date of interim dividend, then the rate of interim dividend shall be higher than the okay 3 financial year, right? So the end of the financial year quarter ना, the end of the quarter ये वाला है कि यहाँ तक आपको लॉस है और 3 साल से ज्यादा की रेट मत लेना। So 18B is the correct option, 19th statement वाला। The board may declare the interim dividend whether or not it is authorized by the articles. Statement 1 है। Statement 2 है, the amount of interim dividend is to be compulsory deposited in a scheduled bank in a separate bank account within 7 days of passing the board resolution declaring the interim dividend, right? The board may declare interim dividend whether or not is, बिल्कुल सही है भाई, बोर्ड को पावर है, ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। So statement 1 is correct. Question number 20. A Limited proposes to declare dividend out of accumulated profit earned by it in the previous year and they transfer to free reserve. The rate of dividend declared by it shall not exceed the average rate at which the dividend was declared by the immediately preceding. कितने साल का? 3 साल का जवाब है। And the total amount drawn from the reserve shall not exceed. बहुत बढ़िया, 1/10 है। सिंपल सवाल है यार। कौन सा है? 20th, 3 years 1/10, right? 21st, B Limited has incurred loss for the financial year 17-18. However, for the financial year 17-18, B Limited proposes to declare dividend out of पुराने वाले profit में से and the transfer to free reserve. Consider the following statement, right? Statement 1 क्या बोल रहा है? The total amount to be drawn from the reserve shall not exceed 1/20th of the sum. Okay, ये तो गलती है। Statement 2 क्या बोल रहा है? Any amount drawn from reserve shall first be utilized current year के losses. बिल्कुल सही है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही है। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? The balance of reserve after such withdrawal ना 15% है ये, राइट? 10% नहीं है। सो स्टेटमेंट 2 सिर्फ करेक्ट है हमारे पास, राइट? चलो, इसी के साथ में हमारा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। याद रखना, डिविडेंड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आ सकता है। सेक्शन 5 है, 123, 124, 125, 126 एंड 127, राइट? बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में काम का भी कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।